उपयोग करने से किस तरह का प्रभाव हो सकता है, इन सभी चीजों के ऊपर कार्य करें। और इसका सबसे बड़ा भविष्य कथन की बात होती है कि इसमें जो भी भविष्य में समस्याएं आने वाली उन समस्याओं से समय से पूर्व निपटा जा सकता है, बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक महामारी आई, महामारी कोरोना महामारी आई। इस तरह की पहले पूरे विश्व में कोई महामारी नहीं आई। तब उस तरह से जब पहली बार आई तो हमने उसका अलग तरीके से सामना किया। अब उसके कई वेरिएंट आ रहे हैं, तो हम मिला-जुला असर देख रहे हैं और जल्दी ठीक हो जा रहे हैं, नए तरीके सारा। तो ये एक भविष्य कथन होगा कि कोरोना एक ऐसी महामारी है जो कि आती रहेगी, चलती रहेगी। बस यही है कि इसके लिए जो भी निर्धारित सिद्धांत बन गए, उन सिद्धांतों का यदि पालन करें, दूरी बना के रखें, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करते रहें, वैक्सीनेशन कराते रहें या अदर जो भी सुझाए गए चीजें हैं, उन चीजों का उपयोग करते रहें तो बचाव है। तो इस कॉन्सेप्ट इसका ये जो बिंदु दिया हुआ है पाठ्यक्रम का, इसका एकमात्र लक्ष्य है कि अब तक हम अनुसंधान शुरू नहीं किया, अनुसंधान के बारे में पढ़ना नहीं शुरू किया। एक वैज्ञानिक विधि के रूप में अनुसंधान क्या होता है, इसके रूप लिए हमें चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले हमने पहले दिन से यदि देखा जाए तो सामान्य रूप से शैक्षिक शोध से हमने शुरू किया था। शैक्षिक शोध का मतलब था कि शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले शोध, शैक्षिक शोध। अब शैक्षिक शोध को वैज्ञानिक विधि से किया जाए। सामान्यतः शैक्षिक शोध और शैक्षिक प्रक्रिया ये सब सामाजिक विज्ञान का हिस्सा होता है। अब सामाजिक विज्ञान में लचीलापन होता है, विज्ञान के तरह कठोरता से सभी नियमों का पालन सामाजिक विज्ञान में नहीं होता है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक पद्धति के रूप में किया गया तो 3-4 जो 5 क्रम का हमने पालन किया था, दूसरे दिन के व्याख्यान में हमने देखा था, जिसमें एक तो सबसे पहले समस्या को पहचानने का काम था, फिर उसके बाद प्राकल्पना निर्माण के बाद से ये हमने निर्धारित किया था कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान होता है वो डिडक्टिव मेथड पर होता है। डिडक्टिव मेथड मतलब निगमनात्मक जो विधि है उस पर केंद्रित रहता है। इसमें पूरा इस विधि का उपयोग करके तीसरा ये क्रम था। चौथा था चौथे में प्रदत्तों का संग्रहण विश्लेषण था और 5वें में प्राकल्पना का जांच करना, निष्कर्ष करना इत्यादि। तो वैज्ञानिक विधि के जो 5 चरण है, 5 स्टेप है, इनको जब शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग में ले आते हैं तो शिक्षा के अध्ययन की भी एक वैज्ञानिक विधि तैयार हो जाती है। फिर वैज्ञानिक विधि में हमने अगले तीसरे में देखा था कि इसके कुछ अभिलक्षण क्या है। अभिलक्षण का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि विशेषताएं क्या है वैज्ञानिक विधि की। 3-4 चीजों जो हमारे पाठ्यक्रम में है, जैसे ऑब्जेक्टिविटी इसमें नहीं होगा, इसमें होगा एक्यूरेसी, परिशुद्धता हो, अनुकरणीयता हो, मितव्ययिता हो, मिथ्यापनीयता हो, ये कुछ चीजें हमारे पाठ्यक्रम में थी, इसको हमने देखा। फिर वैज्ञानिक विधि में जो कार्य पद्धति है, यानी टाइप्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी या टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, याद रखिएगा टाइप्स ऑफ रिसर्च नहीं आया, टाइप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है वैज्ञानिक विधि के प्रकार। तब वहां 3 प्रकारों का कल हमने जिक्र किया था, गवेषणात्मक, व्याख्यानात्मक और वर्णनात्मक, जिसमें एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव 3 मेथड को हमने देखा था। उसी क्रम में अब इनके हमने उद्देश्य का लक्ष्य देख लिया। वो लक्ष्य मानिए कि मुख्यतः 3 लक्ष्य होता है। पहला, जो प्रवर्तित समस्या है, जीवन में जो समस्या चल रही है, इस समस्या का समाधान करना। दूसरा होता है किसी नए सिद्धांत को स्थापित करना, प्रतिपादित करना, जिस सिद्धांत का अनुकरण करके बाकी लोग अपना कार्य कर पाए। और तीसरा होता है भविष्य कथन करना, भविष्य के बारे में कुछ बताना और बाकी लोगों को सहयोग देना कि वो किन क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। हमने इसमें कौन सा उदाहरण लिया, एक सामाजिक जीवन का उदाहरण लिया, पीटीएम का जैसे। अब एक शैक्षिक उदाहरण ले लीजिए, यदि शिक्षा में इस वैज्ञानिक क्रियाकलाप का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर ये 3 स्टेप कैसे लागू किए जाए। तो जैसे मान लीजिए पहली हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारा समाज है, इस समाज का और विद्यालय में दिए जाने वाले शिक्षा का, दोनों का कहें कि कोई संबंध नहीं।
यही कारण है कि पहले इस समस्या के समाधान के लिए जैसे प्रवृत्त हुए लोग, सरकार के साथ साथ समाज, तो फिर यह देखा गया कि सबसे इसका बड़ा कारण यह होता है कि बच्चे को छोटे-छोटे वाक्य बनाना घर पे आता है। जिस भी मातृभाषा को बोलने वाला बच्चा है, उस मातृभाषा में वो वाक्य संरचना जानता है और जितने वस्तुएं उपलब्ध हैं उसके छोटे से वातावरण में, पर्यावरण में, उसके घर की परिधि में, उन सब के नाम जानता है। उनके नाम का उपयोग करके जब बच्चा छोटे-छोटे वाक्य बना सकता था, तो अब उसको यहाँ से आगे की चीजें विश्लेषित कर बताने की। उदाहरण के लिए बच्चे को यह पता है और चिड़िया को बर्ड्स भी कहते हैं। अब चिड़िया के जो जितना उसका एनर्जी था कि चिड़िया में विभेद करता कि कबूतर क्या है और तोता क्या है, कौवा क्या है, गौरैया क्या है, फिर गाय क्या है, बछड़ा क्या है, बैल क्या है, भैंस, इनमें वो सारी एनर्जी वापस से उसका एक तरह से उसी गाय को अंग्रेजी में समझने में बीत जाता। और यही कारण होता था कि बच्चों का कई बार रुचि नहीं होता था पाठ्यक्रम में, अवधान नहीं होता था और छुट्टी इधर-उधर जाते थे। ये सबसे बड़ी समस्या थी। इसके लिए अनुसंधान हुआ, शैक्षिक अनुसंधान यह लाया गया कि शिक्षा का भारतीयकरण किया जाना चाहिए और भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा जैसे पहले प्रचलित थी। आखिर अब हम क्यों आज भी इतिहास देखते हैं कि जितने आविष्कारक हुए, ऋषि मुनि जो थे, वेदों में इनका मूल है, अब क्यों नहीं हो रहे हैं? ये बहुत बड़ी समस्या थी। जब इतने सारे हमारे यहाँ इतिहास बने हुए हैं, हम हर चीज के जन्मदाता रहे हैं, तो आज का भारत ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? ये शिक्षा शास्त्रियों के लिए भी बहुत बड़ा चुनौती थी, बहुत बड़ा एक प्रश्न था। इस समस्या के समाधान के लिए यह देखा गया कि बच्चे को जब वाक्य संरचना पता है, वस्तुओं के सामान्यतः स्पष्टीकरण है नामतः, तब यदि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को ले आए और शुरुआती दौर में शुरू की प्राथमिक शिक्षा उसको यदि हम मातृभाषा में ही दे दें, तो उसकी उतनी एनर्जी बढ़ जाएगी जितनी एनर्जी उस गाय को काऊ कहने में वो लगाता है। रंग जो था लाल पीला वो जानता था, और रेड और येलो में जितनी एनर्जी लगती है उतनी एनर्जी उसको उसमें फिर उसकी कार्य पद्धति में उपयोग में वो ला सकता है। इस तरह से अब नया सिद्धांत क्या बना? पहली समस्या थी कि जो शिक्षा चल रही है उस शिक्षा का उपयोग करने के बाद भी आज भी हम या तो नौकरशाह बना ले रहे हैं या फिर नौकरी करने वाले कर्मी बना रहे हैं। आज भी नए सिद्धांतों के प्रदाता भारत में कम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या हम इस पटल पर अपना नाम नहीं ले पा रहे। यह समस्या समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया? इंडियन नॉलेज सिस्टम एक गठित किया गया, भारतीय ज्ञान परंपरा। अब इसके तहत क्या कर दिए, एक नया सिद्धांत बना, प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण मातृभाषा में दी जाएगी। पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा के शब्द रहेंगे। भारतीय भाषाओं में चाहे वो कोई भी शिक्षा हो, इंजीनियरिंग की अभी 13 भाषाओं में है, आगे चल के वो पूरे 18 से पूरे 22 भाषाएं जो संविधान में सूचीबद्ध है, उन सभी भाषाओं में शिक्षा का प्रसार शुरू हो गया। इसका एकमात्र ध्येय है, यही एक मुख्य समस्या थी कि भारतीयों का विकास दूसरी भाषा में पाठ्य वस्तु समझने में इतना ज्यादा उनकी एनर्जी लग जाती थी कि इनका विकास अवरुद्ध हो जाता। और इस समस्या के समाधान के लिए नया सिद्धांत क्या बनाया? भारतीय शिक्षा परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषा के माध्यम से, भारतीय पद्धति के माध्यम से होगा। और भविष्य कथन क्या किया कि वही भविष्य कथन किया कि इससे न सिर्फ हम अपने आत्म को, सेल्फ को समझ पाए, वो सेल्फ को हम अपने आत्म को समझ पाएंगे। अब बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में सरकार के अधीन शिक्षा कभी नहीं रही। हमेशा शिक्षा जो है वो गुरुकुलों के अधीन है। सरकार का वहाँ कोई नियंत्रण नहीं। सरकार बस उनको दान देती थी। तो सरकार मतलब जो भी शासन था, शासन के नियंत्रण में शिक्षा कभी नहीं रही। ये तो अंग्रेजों ने शुरू किया और धीरे से जब डेमोक्रेसी प्रजातंत्र हुआ तो प्रजातंत्र में सभी लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, मत होते हैं, तो नीति बनाने की परंपरा शुरू हो गई, पद्धति शुरू हुई। नहीं तो सभी अपने स्वतंत्र गुरुकुल हुआ करते, तो तब कोई ऐसा मूलभूत इसका था नहीं। और नए तरीके से जब नीति बनाई तब इन्होंने अलग अलग लोगों ने, जो भी आक्रमणकारी आए या शासक आए, उन्होंने अपनी अपनी नीतियां बना ली। आज हमें इस चीज की जरूरत हो रही है, जब हम इसको पढ़े, देखे, समझे, जो भारतीय विचारक उन्होंने विचार किया सब पर, ये तो सत्य है। जिस चीज को अब देखो वो नया कहते हैं कि हमने किया, हम उसको देखते हैं कि सच में मूल में, जड़ में, वेदों में इसके
सिद्धांत मिलते हैं और बहुत सारी पद्धतियां बाकी के आगे के ग्रंथों में उपलब्ध हैं। तो इतने अच्छे अच्छे आविष्कार थे, ये आज क्यों नहीं हो पा रहे? क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा यही कारण था कि व्यक्ति के एनर्जी को भी वो बांटती है। बांटने के चक्कर में अब व्यक्ति के पास इतना ही एनर्जी बचता है कि वो सिर्फ जैसे तैसे रोजी रोटी कमा ले। और एक सिद्धांत होता है, व्यक्ति जो जिंदा रहे, जिंदा रहने को ही विकास समझते, वही हाल हो गया। इस पर जब हम ध्यान दें तो नए तरीके से पहली बार नई शिक्षा नीति को लेकर के आए, जिसमें भारतीयकरण हुआ। कोई भी मूलभूत जो अनुसंधान होता है उसका यही उद्देश्य होता है कि पहली बार किसी नए सिद्धांत को विकसित करना। हाँ, इनको इस चीज की कभी चिंता नहीं होती है कि इसका जो निष्कर्ष होगा इससे व्यावहारिक समस्या के समाधान होगी या नहीं। पहली बार इसीलिए देखा होगा, एक पायलट प्रोजेक्ट नाम सुना होगा। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? क्या कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट? सब तो सुना होगा ना सबने। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया, क्या मतलब होता है? सब आज मौन व्रत धारण किए हुए हैं। आ गया अमित पुष्कर जी। गुरु जी, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? नाम सुना था गुरु जी, बस एक योजना चली थी। बहुत मार मारेंगे। एक योजना क्या चली थी? पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है आरंभिक योजना, है ना। आज से पहले नहीं थी, अब नई तरीके से अप्लाई करके देख रहे हैं। सक्सेसफुल रही तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो बाद में बदलेंगे या सुधार करेंगे। ठीक है। कोई भी ऐसी योजना हो जिसको पूरे तौर पे एक साथ लागू करना हो, एक साथ सब जगह लागू नहीं करते हैं, पहले कुछ जगहों पर चला के देखते हैं। उदाहरण के लिए 4 वर्ष का बीएड ही मान लो, चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम। अब कहीं चल रहा है कहीं नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले बनाने के बाद जो एनसीईआरटी की अपनी संस्थाएं हैं उसके रीजनल वहां चला कर देखिए, सक्सेसफुल है, ठीक है, रुझान अच्छा आ रहा है, तो बाकी जगह धीरे धीरे देश के अन्य विश्वविद्यालयों को दे दी, लो तुम लोग भी चला। पहली बार जब वहां लागू किए, उसका नाम ही है पायलट प्रोजेक्ट। अपने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राकशास्त्री को नए तरीके से पेश किया, बीएड को दे दिया। ये क्या है? ये पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब थोड़ा सा उपयोग करके देख रहे हैं, सक्सेसफुल रहा तो आगे लागू करेंगे, नहीं होगा तो थोड़ा संशोधन करेंगे। ठीक है। तो मौलिक जो अनुसंधान होता है, फंडामेंटल रिसर्च होता है, इसमें जो भी व्यक्ति सिद्धांत प्रतिपादित करता है वो या तो एक नया सिद्धांत विकसित करता है या फिर वो इस चीज को कभी ध्यान नहीं रखता है कि इससे कोई जो चल रही समस्याएं, इन समस्याओं का समाधान होगा या नहीं होगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आप लागू करिए, देखिए, और फिर सक्सेसफुल रहा तो करिए, नहीं करना हो तो फिर आगे परिवर्तन करिए। बहुत सारे ऐसे सिद्धांत बने जिनका प्रयोग ही नहीं हुआ, आगे उपयोग में ही नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुरूप वो उपयोगी नहीं। ठीक है। तो फंडामेंटल समझ रहे हो, मौलिक अनुसंधान होता है पहली बार के सिद्धांत को, चाहे आइंस्टाइन का कोई सिद्धांत हो या फिर एडिसन का प्रयोग हो या फिर न्यूटन का प्रयोग हो, ये सब कुछ इसी के अधीन होता है। अच्छा, कल जो हम लोग पढ़े थे ना वैज्ञानिक कार्य पद्धति, कल पढ़े थे ना, तो कार्य पद्धति मतलब कार्य करने का तरीका। वो तीनों प्रकार के अनुसंधान इसमें हो सकते हैं, वर्णनात्मक हो सकता है, व्याख्यात्मक या गवेषणात्मक। किसी प्रकार का अनुसंधान फंडामेंटल अनुसंधान, जो मौलिक अनुसंधान है, इसके अंतर्गत समाहित हो सकते हैं। क्योंकि गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक और वर्णनात्मक ये वैज्ञानिक कार्य की पद्धति है, मेथड है, साइंटिफिक मेथड है। ये रिसर्च का मेथड नहीं है, साइंटिफिक मेथड है। और रिसर्च के टाइप कौन से हैं? तो पहला है उसमें मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च, और व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च, और तीसरा एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है। तो मौलिक अनुसंधान क्या होता है? जब पहली बार किसी सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है या नए सिरे से किसी सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए किए जाने वाले अनुसंधान को बोलते हैं मौलिक। इसलिए जब नई शिक्षा नीति बनाई गई और लागू की गई
तो इससे पहले किसी जनमत संग्रह की जरूरत नहीं हुई कि लोग चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। सरकार को लगा कि ये सब समस्याएं हैं, इन समस्याओं को सुनने के बाद सरकार ने इसको बना दिया, लागू करके देख रहे हैं, सक्सेसफुल रहा तो चलाएंगे, नहीं होने पे फिर बदलेंगे, परिवर्तन करेंगे, संशोधन करेंगे, ये बात की। अब देखो, अब ये सिद्धांत बन गया है। सिद्धांत बनने के बाद जो कुछ क्षेत्रों में या सभी क्षेत्रों में प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रयोग को बोलते हैं अनुप्रयुक्त अनुसंधान, इसको अप्लाइड रिसर्च। सिद्धांत बनने के बाद सिद्धांत का प्रयोग करके वस्तु स्थिति में देखना। अब यहाँ पर वस्तुतः पॉपुलेशन की और सैंपलिंग की जरूरत है। अप्लाइड रिसर्च अनुप्रयुक्त अनुसंधान में जनसंख्या के और न्यायादर्श की जरूरत है। जनसंख्या वो हुई जिसके लिए बनाया गया है। उदाहरण के लिए हमने क्या लिया है कि 4 वर्ष का बीएड का पाठ्यक्रम। जनसंख्या क्या हुई? भारत के वो सभी राज्य, सभी विश्वविद्यालय, सभी महाविद्यालय, सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान जहाँ पर ये कोर्स चलाए जा रहे हैं। और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम सफल है या नहीं, तो पूरे भारत के सभी महाविद्यालयों में एक साथ हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लोगों को पूछ नहीं सकते हैं। तब न्यायादर्श कर देंगे। न्यायादर्श क्या कर देंगे? मध्य प्रदेश में सीमांकन कर देंगे, उत्तर प्रदेश में सीमांकन कर देंगे, जम्मू में सीमांकन, और छोटा करना हो तो सिर्फ एक जिला लेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में पूरा अध्ययन करेंगे, भोपाल के कुछ कॉलेजों को ले लेंगे। तो वो ये पूरे भारत के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जो होगा, इसको बोलते हैं जनसंख्या। और उसमें से सिर्फ मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के जो विद्यालयों को लिया, इसको बोलते हैं न्यायादर्श, यानी ठीक है। अनुप्रयुक्त का मतलब होता है कार्य और कारण का प्रभाव देखना। कार्य क्या हो रहा है? यही 4 वर्षीय पाठ्यक्रम, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, ये यहाँ से निकलने के बाद देखा जाए। और तीसरा जो अनुसंधान है उसको बोलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक एक्शन रिसर्च। इसका उद्देश्य ही है शैक्षिक समस्याओं का समाधान। शिक्षा से जुड़े जितने भी समस्याएं होती हैं वो सब इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये पहले से भी आप पढ़े होंगे, परिचित होंगे, बहुत ज्यादा इसको खींचने की जरूरत मैं नहीं समझ रहा हूँ। आपके कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और या एक बार और रिव्यू करिएगा, फिर पूछ सकते हैं। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो बता। स्पष्ट है? जी गुरु जी। देखिए, हमने यह देख लिया कि आज से पहले तक हमने जो पढ़ा था वो एक साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि के बारे में पढ़ा था। अब आज से हम शुरू कर दिए हैं रिसर्च के बारे में पढ़ना, टाइप्स ऑफ शोध के प्रकार, और 3 मूलभूत जो पहले से हमने पढ़ा हुआ है इनको पढ़ा है। इसके आगे शायद शुरू करेगा जो तुम कह रहे थे क्वालिटी पढ़ने। ठीक है, आप देखते रहिए, कुछ प्रश्न हम घर जाके आपको भेजेंगे, उन प्रश्नों को देखिएगा, और फिर लास्ट में प्रश्नों की बारी आएगी तो प्रश्नों पर विचार करेंगे। ठीक है गुरुजी, अनुसंधान के आधार कितने हो सकते हैं? आधार से तात्पर्य जैसे उद्देश्य के आधार पर, विधि के आधार पर, आयाम के आधार पर, इन सब के आधार पर अनुसंधान के अलग अलग प्रकार हैं। नहीं, उस आधार को एक तो उपागम कहते हैं, है ना, अप्रोच, है ना। अप्रोच के आधार पर वस्तुतः 2 प्रकार का ही होता है आजकल जो है। अब ये 3 टाइप्स पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के प्रकार। अब एज पर अप्रोच 2 प्रकार के होते हैं, क्वांटिटिव और क्वालिटी, जिसको बोलते हैं गुणात्मक और मात्रात्मक। ठीक है, फिर एक बात आ जाती है डिजाइन की। डिजाइन का मतलब होता है स्वरूप, रचना या कार्य पद्धति। ठीक है, उसमें 2-3 आ जाते हैं जो डिस्क्रिप्टिव के अंतर्गत ही आता है। जैसे मान लो कोई ऐसी घटना हो, परिस्थिति हो जो परंपरागत चल रही है, उसका अध्ययन करना है। जितने ये करते हैं ना, सिद्धांत कौमुदी का, भूषण सार का या कालिदास के साहित्य का, ये सब एक तरह से ऐतिहासिक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक जो चीजें पहले से हैं उनको अपने तरीके कोई टीका कर रहा है, मान लो व्याख्या कर रहा है, वो सब वर्णनात्मक के अंतर्गत आ जाता है। और एक एक्सपेरिमेंटल चलता है जिसको प्रायोगिक कहते हैं। तो ये 3 मुख्यतः आप कह सकते हैं कि इनके स्वरूप के आधार पर 3 भेद हो जाते हैं।
ऐतिहासिक, वर्णनात्मक और प्रयोगात्मक। ठीक है, और अप्रोच के आधार पर, उपागम के आधार पर बात करेंगे तो दो है, गुणात्मक और मात्रात्मक। ठीक है, जैसे बता दीजिए सामान्य। एक देखो, पहला प्रश्न है पूछता है कि टाइप्स ऑफ रिसर्च, शोध के प्रकार। तो 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है मौलिक और व्यवहारिक, इसको अप्लाइड कर, अनुप्रयुक्त कह लो या प्रयुक्त कर प्रयोग, और तीसरा होता है एक्शन, क्रियात्मक। ठीक है, दूसरा आ जाता है एज पर अप्रोच। अप्रोच का मतलब होता है उपागम, है ना। तो उपागम मतलब, उपागम से सीधे समझो, जहाँ पर मात्राओं के आधार पर वर्णन होता है उसको बोलते हैं मात्रात्मक, जहाँ गुणों के आधार पर वर्णन होता है उसको बोलते हैं गुणात्मक। जैसे अभी एक तो इवेल्युएशन सुना है, मूल्यांकन, ठीक है, और दूसरा सुना है असेसमेंट। दोनों में मुख्य फर्क यही है कि मापन करने के बाद मूल्यांकन होता है, तो मापन में मात्रा रहती है, और अनुमान के आधार पर असेसमेंट हो सकता है। इसीलिए असेसमेंट जो होता है ना, वो 2-3 तरह का होता है। उसको फॉर्मेटिव और समेटिव 2 तरह का होता है। फॉर्मेटिव का मतलब होता है निर्माणात्मक, तो निर्माणात्मक हमेशा अनुमान के आधार पर होगा, न कि मात्रा के आधार पर। ठीक है, तो इसीलिए इन अप्रोचों के आधार पर अनुसंधान 2 प्रकार का होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक। ठीक है, दूसरा होता है, इसको बोलते हैं दरअसल जो परंपरा किताब पढ़ रहे होगे ना, उसमें मिला एक बेस्ट, जॉन डब्ल्यू बेस्ट का नाम सुना, रिसर्च मेथड पे बहुत अच्छा काम किया। तो इन लोगों ने डिजाइन बताया, शोध रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है अनुसंधान का एक स्वरूप, कि किस तरह से किया है। तो जहां से तथ्य उठाते हैं उसके आधार पर ऐतिहासिक तथ्य होगा तो उसका अनुसंधान का स्वरूप भी ऐतिहासिक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जब उपलब्ध जो साधन है उसमें नई टीका टिप्पणी करना हो, नया विस्तार करना हो, कल तक जितने थे उसमें नहीं, ये फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या नए नए फीचर देखते हो, देते रहते हैं, अपडेट देते रहते हैं, ये सब क्या है, ये सब वर्णनात्मक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और तीसरा जो है उसको बोलते हैं प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल। तो कह सकते हो स्वरूप के आधार पर, आधार के संदर्भ में करो, स्वरूप के आधार पर या फिर संरचना के आधार पर 3 प्रकार का हो, ऐतिहासिक, वर्णनात्मक और प्रयोगात्मक। हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल। ये थोड़ा थोड़ा इनके अंग्रेजी का ही अनुवाद है ना, तो अंग्रेजी का टर्म भी ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, हिंदी में शब्द को समझने में समस्या हो सकती है कई बार, और अंग्रेजी का भी ध्यान रहेगा तो आसानी से समझ पाओगे, इनको भी ध्यान रखा। ठीक है, इसका मतलब टाइप ऑफ रिसर्च ये हो जाएंगे, अप्रोचेस के आधार पर 3 हो गए। हाँ बिल्कुल, डिजाइन के आधार पे 3, अप्रोच के आधार पर 2 और टाइप के आधार पे 3। इसके अलावा कुछ, इसके अलावा और नहीं कुछ? इसके अलावा इसमें और आएंगे, दार्शनिक आएगा, वर्णनात्मक के अधीन ही आ जाएगा, सर्वे आएगा, वो भी वर्णनात्मक के अधीन आ जाएगा। अब इसके अंतर्गत अलावा नहीं, अब इसके जो वर्णनात्मक है ना, डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा सर्वे रिसर्च, जितना सर्वेक्षण होता है वो सारा। फिलोसॉफिकल इसी के अंतर्गत आएगा, दार्शनिक। अच्छा, कुछ लोग क्या, देखो दर्शन में भी अलग प्रवृत्ति है, दर्शन में पिछले को आधारित करके व्याख्या करना है, तब तो हो जाएगा ऐतिहासिक के अंदर, और जो विद्यमान है उसके आधार पर भविष्य कथन करना है, तब वो चला जाएगा वर्णनात्मक। ये समस्या पर डिपेंड करता है कि समस्या किस तरह। सामान्यतः उपलब्ध जो भी समस्या है इसके आधार पर भविष्यगामी होता है, इसलिए वर्णनात्मक के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है जी। अब सर्वेक्षण में 2-4 तरह का सर्वेक्षण होता है। एक तो ये सब करते हैं जो जनमत संग्रह, उसके बाद कम्युनिटी का होता है अलग, स्कूल का अलग होता है, वर्क एनालिसिस अलग होता है। मतलब एक तो हो गया जो न्यूज वाले कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पब्लिक ओपिनियन सर्वे, है ना, जनमत संग्रह होता है जो
इसी में वर्णनात्मक के अधीन आप हम करते हैं कि स्कूल की समस्या, बच्चों की समस्या या किसी पाठ्यक्रम की समस्या, इसको बोलते हैं विद्यालयीय सर्वे, स्कूल सर्वेक्षण। ठीक है, इसमें देखा होगा कि लोग सरकार के नियम कानूनों से संतुष्ट हैं कि नहीं, उसको बोलते हैं वर्क एनालिसिस, कार्य विश्लेषण। जी, या कई बार अब आजकल सरकारें करने लगी ना जाति आधारित सर्वे और जाति गणना, ये सब राजनीतिक चीजें हैं, लेकिन इसको बोलते हैं कम्युनिटी सर्वे। किस समूह का किस तरह की विचारधारा है, बोलते हैं कम्युनिटी सर्वे। तब इसके अंदर वर्णनात्मक के अंतर्गत एक अनुसंधान हुआ, सर्वेक्षण अनुसंधान। इसके अंतर्गत ये 4-5 भेद और हो। लास्ट में तुम्हें एक ग्राफ देंगे, बनवाएंगे बैठ के, ठीक है जी। और फिर वर्णनात्मक के अंदर एक इंटर रिलेशन भी आता है। इंटर रिलेशन का मतलब दो चीजों के बीच कार्य कारण जो भी है, इनके बीच के संबंध का अध्ययन, ठीक है। और विज्ञान, मनोविज्ञान में आ जाओगे तो एक इसी के अंदर डेवलपमेंटल भी आ जाएगा, विकासात्मक। तो बहुत लंबी, फिलहाल अब 3 सिर्फ वर्गीकरण अभी समझो। एक तो टाइप्स के आधार पे 3 क्लियर हो गया जी, टाइप्स ऑफ रिसर्च। दूसरा अप्रोच के आधार पे 2 क्लियर हो गया जी, क्वांटिटेटिव क्वालिटी। और तीसरा डिजाइन के आधार पे 3 जी। बस इतना ध्यान रहे, यहाँ से आगे कल बताएंगे। अगला इतने याद रखोगे तो फिर अगला बताएंगे। ठीक है जी गुरुजी। ठीक। अरे अमित, तुम हो क्या यहाँ पे, दिख ही नहीं रहे थे। जी गुरुजी, मैं वो थोड़ा सा चला गया था। कोई बात, ठीक है फिर, है ना।